हम लोग देख रहे हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क भौतिक विज्ञान क्लास 9 को। तो देखिए, आप अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर बांग्ला में देख पा रहे होंगे। इसका इंग्लिश और हिंदी रूपांतरण अवेलेबल नहीं है, किंतु स्टडी कम्स फर्स्ट यह सोचते हुए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपके लिए हिंदी में इसका रूपांतरण करके आपके पास इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं, ताकि आप हिंदी मीडियम वाले सही से तैयारी करते हुए चलें। तो देखिए, मॉडल एक्टिविटी टास्क भौतिक विज्ञान 9वीं क्लास का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला जो है वह MCQ टाइप क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पानी की प्रकृति, जिसके लिए एक छोटा कीट पानी की सतह पर चल सकता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, पानी की पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन, याद करके रखिएगा, यह पॉइंट है और इसको आप याद करके रखे रहिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए 1.2 में वह मिश्रण निम्नलिखित में से वह मिश्रण जो एक इमल्सन का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है दूध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर 1.3 में शक्ति का बीमा बताना है आपको कि कौन सा होगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। अगर आप अभी तक इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसके स्टडी पॉइंट हमेशा क्वालिटी पर यकीन करता है और आप लोगों के लिए सही से सही वीडियो तुरंत लाने की कोशिश करता है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसमें ये नंबर में दिया हुआ है एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर। सेकेंड में दिया है यहाँ पे एम एल -2 स्क्वायर और यहाँ पे 2 स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस स्क्वायर है, यहाँ पर -2 स्क्वायर और यहाँ पे -2 स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम है, बोलकर आपको इस तरह का दिख रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा आप याद करके रखिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि जो शक्ति है उसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं। पावर होता है वर्क और वर्क होता है F×D। ठीक है, तो इसकी इकाई किया, इसकी जो डायमेंशन होती है वह mL/T-2। ठीक है, और यह हो गया L। तो उसके बाद जब एक साथ में जब आप लिखेंगे तो mL/2 स्क्वायर, यहाँ पर 2, फिर माइनस यहाँ पर इस तरह से। तो इसलिए पावर बराबर आपका C होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है। जब भी हम लोग निकालते हैं आणविक मात्रा जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उस समय जब कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप जानते हैं CO2 होता है। तो CO2 मतलब इसके लिए 12 हो गया कार्बन के लिए, और ऑक्सीजन के लिए 16। तो 2 है, तो इसीलिए कितना हो गया, 2 से गुना हो गया, तो 16 दूना 32 बराबर 44 ग्राम। तो आप देखिए 44 ग्राम होता है। आप और एक चीज़ जानते हैं, 1000 ग्राम बराबर होता है 1 kg। इसीलिए इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 10⁻³ ग्राम इक्वल टू 1 kg हुआ ना। इसका मतलब क्या हो गया, 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, 44 को 1000 से भाग दे देंगे, तो यह केजी में हो गया। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.044 kg, यह हो गया। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 44 × 10⁻³ kg लिखें तो भी सही होगा।
ठीक है। तो इस तरह से आप केजी में लिखें। क्यों केजी में लिखें? क्योंकि यहाँ पे एसआई यूनिट दे दिया गया एसआई में लिखने के लिए, इसलिए ग्राम को आपने कन्वर्ट किया है किसमें? केजी में। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा इस क्वेश्चन का अगला खंड 2.2 को। इसमें दिया गया है कि किसका यंग्स मॉडुलस रबर और स्टील में ज़्यादा है। ठीक है, यह बताना है आपको। देखिए, स्टील और रबर में स्टील का जो होता है यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है। आपको याद करके रखना है इस चीज़ को, स्पात का। ठीक है, यंग्स मॉडुलस एकदम सही से दिमाग में बैठा के रखिएगा, सबसे ज़्यादा होता है इसका। और एक अम्लीय लवण का संकेत लिखना है, मतलब संकेत बांग्ला वर्ड है, तो एक्चुअली इसका सूत्र लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, सूत्र लिखिए। तो सोडियम बाइसल्फेट हम लोग लिखे हैं, तो ऐसे लिखिएगा तो सही नहीं होगा, आपको सूत्र लिखना है। तो NaHSO4 यह लिखना है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखना है, यह आपका आंसर है। ध्यान से समझिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है एक अम्लीय लवण का सूत्र लिखिए या संकेत लिखिए। बांग्ला वर्ड है तो संकेत आप मत लिखिएगा, सूत्र लिखिएगा। तो आपको लिखना है यह वाला। ठीक है, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट। आप चाहें तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हैं, NaHCO3। आप चाहें तो NaHCO3 भी लिख सकते हैं। यह हो गया क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, दो में से कोई भी ऑप्शन आप चाहें तो लिख सकते हैं, किंतु याद रखें आप सूत्र लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे, नाम नहीं लिखेगा। क्वेश्चन में जैसे बोला गया उसी तरह से याद करके रखिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट करके कर रहे हैं तो आप धोखा पा जाइएगा, इसलिए तो एकदम ध्यान से देखकर सही से समझकर लिखिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, 1 लीटर घोल में ग्लूकोज, ठीक है 18 ग्राम, तो मोलर मात्रा निर्धारण करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ग्लूकोज का आणविक भार लिख लीजिए पहले। ठीक है, ग्लूकोज का आणविक भार या आणविक मात्रा कितना है? 180 है। इतना लिख लिया आप। उसके बाद में आप लिखिए, इसको चेंज करके 180 ग्राम ग्लूकोज बराबर कितना हुआ? 1 मोल हुआ। क्या आप जान रहे हैं? इसलिए 1 ग्राम में कितना होगा? 180, 1/180 मोल। ठीक है, तो 18 ग्राम दिया हुआ है ना? तो 18 ग्राम में कितना होगा? 1/180 गुना 18, तो कितना हुआ? 1/10, मतलब 0.1 मोल। ठीक है, इतना हो गया 0.1 मोल। इसलिए 1 लीटर में, या बोलना क्या चाह रहे क्वेश्चन में? घोल का मोलर मात्रा। इसलिए घोल का मोलर मात्रा कितना हो जाएगा? 0.1 मोल प्रति लीटर। इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। इतना अगर आप कर लिए तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम सही से हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन 3.2 है, या इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखकर मैंने दिखाया है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। इसका रूपांतरण, 2 टेस्ट ट्यूब में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब HCl है, और सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इन दोनों को आपको रासायनिक परीक्षण करके कौन सा रिएजेंट का प्रयोग कर रहे हैं जिससे आप इन दोनों में अंतर स्थापित कर सकते हैं, और जो चेंजेस होता है उसको भी आपको बताना है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग चेंजेस जो होगा उसको बताना है। आंसर देखिएगा। देखिए टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl है, और सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 है। ठीक है, तो इन दोनों
घोलों के बीच अंतर को निर्धारित करने के लिए रासायनिक परीक्षण में सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 का प्रयोग किया जाता है। अगर आप चाहते हैं इन दोनों के बीच में पहचान करने के लिए कि भाई कौन सा एसिड है, तो इसके लिए आप किसी एक रिएजेंट को ले लीजिए, ऐसा नहीं कि दोनों को लेके ही करना है। किंतु मैं आपके समझने के लिए दोनों बता रहा हूँ और आपसे बोलूँगा भी कि आप इन दोनों को ही सॉल्यूशन में अपना डालिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही रिएजेंट को दिखा के आप बता दिए और फिर आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं समझिएगा, ठीक है। थोड़ा जो टाइपिंग एरर है उसको सुधार लीजिएगा, मैं पेन से बता रहा हूँ, उसको सुधारते हुए आप लिखते जाइएगा, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, जब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तब आपको पता चलेगा, यहाँ पर जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएजेंट का उपयोग किया जाता है, जब इसको, तब क्या होगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के घोल में सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट को मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवच्छेद प्राप्त होता है, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल का कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, ना ही व्हाइट PPT मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट सफेद अवक्षेप भी नहीं देता है। तो इसका मतलब हो गया कि भाई अगर आप टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर आप रिएक्शन करा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, तो आप समझ लीजिए कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वही रिएक्शन करके व्हाइट PPT देगा, किंतु सल्फ्यूरिक एसिड नहीं देगा। तो इससे आप पहचान कर लीजिए कि भाई दोनों एसिड में से कौन सा एसिड है, कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इस तरह से आप पहचान लिए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो रिएक्शन है उसको लिख के दिखा दीजिए, बस हो गया खत्म। किंतु आपको इस क्वेश्चन में बताना है बेरियम क्लोराइड के बारे में भी, जब बेरियम क्लोराइड को लेके चलेंगे तब क्या होगा यह भी बताना है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझिए पहले पहला वाला ही केस को। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है और ना ही कोई सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो क्या कर रहे हैं आप, आपने क्या लिया है, आपने लिया था HCl और उसके साथ लिया था AgNO3, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, AgCl बना और HNO3 बना। यह जो AgCl हुआ यही व्हाइट PPT हुआ, यही, ठीक है, सफेद अवक्षेप यही बना, ठीक है ये। किंतु जब आप H2SO4 के साथ में AgNO3 को लेके रिएक्शन करा रहे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो आप सिल्वर नाइट्रेट की मदद से सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावे भी आपके पास ऑप्शन है किस तरह से पहचान कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको भी देखते हैं। आपने क्या किया, बेरियम क्लोराइड रिएजेंट को ले लिया, आपने कहा AgNO3 को नहीं लेना है, मैं किसको ले लूँ, बेरियम क्लोराइड को ले लिया। अब जब आप बेरियम क्लोराइड को ले लिए तो बेरियम क्लोराइड रिएजेंट आपके पास में है और इसका उपयोग आप कर रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में जब बेरियम क्लोराइड को मिलाया गया तो बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन के बाद में देखिए घना अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें रिएक्शन, बेरियम सल्फेट का, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड नहीं होगा, बेरियम सल्फेट होगा, इसको सुधार लीजिएगा, सल्फेट, बेरियम सल्फेट का घना अवक्षेप प्राप्त होता है। जबकि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है और ना ही कोई अवक्षेप प्राप्त करता है। रिएक्शन देखिएगा तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए H2SO4 है, उसके साथ में BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड, यह रिएक्शन करेगा और एक्सचेंज हो जाता है। देखिए अगर आप इसको सही से समझेंगे, याद करने के रेस्पेक्ट में, पहले वाले में भी इसी तरह से एक्सचेंज हो जाता है।
तो बन गया क्या, BaSO4, ठीक है, या डाउनवर्ड एरो मतलब ये प्रेसिपिटेट हो गया, और HCl यह बन गया 2 HCl, ठीक है। तो इस तरह से यह सफ़ेद हो गया, सफ़ेद अवक्षेप लिख लीजिएगा, सफ़ेद अवक्षेप हो गया। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त दे देता है, किंतु वही HCl जो है वह बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। तो इस तरह से आप लिख के दिखा दीजिए कि नो रिएक्शन। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं आप नो रिएक्शन, नो रिएक्शन करके ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। देखिए 4.1 लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल एक्टिविटी टास्क फिजिकल साइंस क्लास 9 का। देखिए इस क्वेश्चन में किसी हल्का और भारी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m और कैपिटल M दिया गया है, संवेग देख लीजिए बराबर है। तो अब आपको बताना है कि गतिज ऊर्जा जो है, ठीक है, गतिज ऊर्जा जो है या फिर काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं, किसका ज़्यादा है वह बताना है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दो वस्तु है, एक हल्की वस्तु है और दूसरी भारी वस्तु है। तो हल्की वस्तु उसकी मात्रा हो गई स्मॉल m, और भारी वस्तु उसकी मात्रा हो गई कैपिटल M, ठीक है। और इन लोगों का संवेग क्या है, बराबर है। संवेग क्या है, बराबर है, संवेग समान है सबका, दोनों का। क्वेश्चन में दिया गया है, आपने लिख लिया, ठीक है। अब इसीलिए आप क्या लिखेंगे, हल्की वस्तु का गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग E1 मान लेते हैं, E स्मॉल m, 1 नहीं EM मान लेते हैं। तो आप जानते हैं 1/2 mv² होता है ना। तो हम लोग इस फॉर्मूला को रिफॉर्म करके हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, इसके जगह में हम लोग दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे, उसको आप ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ P²/2m। यह कैसे आया उसको मैं नीचे में बताता हूँ। देखिए वस्तु, यहाँ पर भारी वस्तु का गतिज ऊर्जा या कैपिटल M हो गया, कितना हो गया, P²/2m। अब देखिए आप यहाँ पे आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ यह कैसे आया है। इस सॉल्यूशन को आपको नहीं लिखना है, याद करके रखिएगा, जस्ट नोट के लिए मैं दे रहा हूँ कि यह वाला जो हिस्सा है कैसे आता है। ये वाला आप जानते हैं E काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv² होता है ना, इस चीज़ को आप जानते हैं। तो mv.v मैंने लिखा है, ठीक है, v.v। अब देखिए 1/2 ये कर दिया। अब p क्या है, p मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। इसलिए मैंने इस mv को लेकर क्या कर दिया, p कर दिया, ठीक है, दिक्कत नहीं है आपको। आप क्या कर रहे हैं, 1/2 p और यहाँ पर v/m लिख रहा हूँ और यहाँ पे m से गुना कर दे रहा हूँ। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बताइए, यह वाला हिस्सा Vm मिलकर फिर और एक P बन जाएगा, तो P² हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आप याद करके रखिएगा। और यहाँ पे नीचे में M हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, E = P²/m, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखे हैं, देखिए P²/2m, यहाँ पे 2 रहेगा, ये वाला 2, ठीक है। तो 2m हो गया यह वाला हिस्सा, और ऊपर में भी उसी तरह से तैयार हो गया। तो आपको यहाँ तक कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उम्मीद कर रहा हूँ। आगे बढ़िए फिर देखिए तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, EM एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, EM स्मॉल वाला
हल्का वस्तु का और फिर भारी वस्तु का। तो यहाँ पर है पी स्क्वायर बाई 2m और यह हो गया पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिए, पी स्क्वायर बाई 2m छोटा वाला और यहाँ पे हो गया 2m कैपिटल पी स्क्वायर। कटने के बाद में क्या हो गया, कैपिटल M बाई स्मॉल m। ये रिलेशन आपको मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, em छोटे वस्तु की काइनेटिक एनर्जी बाई बड़ी वस्तु की भारी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कैपिटल M बाई स्मॉल m। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप याद कीजिए, ये वाला रिलेशन साइड में लिख के बताता हूं मैं, कलर चेंज करते हुए ध्यान से देखिए। कैपिटल M भारी वस्तु है तो इसकी मात्रा जो होगी वो छोटी वाली से ज़्यादा ही होगी ना। तो कैपिटल M बाई स्मॉल m या 1 से ज़्यादा होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। तो इसका मतलब क्या बोलूँगा मैं, यह जो है m बाई m कैपिटल M बाई स्मॉल m 1 से ज़्यादा है। अब यह e बाई स्मॉल m em बाई e कैपिटल M यह भी 1 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो em विल बी ग्रेटर देन कैपिटल M, है ना। इस चीज़ को आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। तो छोटी वस्तु जो हल्की वस्तु है उसकी काइनेटिक एनर्जी भारी वस्तु है उसकी काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है। इसका मतलब आप बोलेंगे कि हल्की वस्तु या हल्की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा। इस तरह से आप लिख लीजिए तो आपका यह आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ यह इजीएस्ट मेथड है। अगर आप चाहें तो और एक मेथड है, उसको मैं इसमें नहीं बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इतना तक नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए कि किस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन को करना है। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी की ट्रू फैमिली बन जाइए और हम लोगों का सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।